आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 क्लास 12 फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। और ये अपन की फर्स्ट बुक जो है ना उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ये वाला ऑल्टरनेटिंग करंट वर्ड आपने बहुत पहले से सुन रखा है कि हमारे घरों में एसी करंट आता है। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वहां भी पढ़ा था एसी सर्किट। और एसी सर्किट में पढ़ा था कि भाई अपन की जो डोमेस्टिक सर्किटिंग होती है उसमें एसी करंट आता है। तो आज हम थोड़ा सा उसी को समझेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर जो एसी करंट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously। यानी हमारा जो एसी करंट होता है वो एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होता है? कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, यानी बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। और जो उसका डायरेक्शन है वो रिवर्स होता है पीरियोडिकली, यानी कुछ समय बाद एक एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम होगा जिसके बाद वो क्या करेगा? रिवर्स करेगा। तो ये अपन का ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन हो गई कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इट अ डायरेक्ट करंट इज दैट करंट व्हिच फ्लो विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच फ्लो विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। तो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट करंट को भी समझाने की कोशिश की गई, यानी कि जो डीसी करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। डायरेक्ट करंट इज दैट करंट व्हिच फ्लो विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है। जैसे एसी में क्या बोला कि मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज होता है, बट डीसी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता इन दी सेम डायरेक्शन। और जो इसका डायरेक्शन होता है वो भी एक ही रहता है, इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज नहीं होता। तो हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हमने एसी करंट को अगर हम बनाया तो एसी करंट हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, एसी करंट कुछ इस तरीके से बनता है। इसका मतलब क्या है कि एसी करंट हमने क्या बोला था कि एसी करंट हुज मैग्नीट्यूड, अपन का ये ऊपर आई करंट हो गया। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी ये तो आई को बता रही है और ये ऊपर हो गया टाइम। ठीक है, ये वाली एक्सिस हमारी टाइम की हो गई और ये वाली एक्सिस हमारी करंट की हो गई। तो आप लोग क्या देख रहे हो डायग्राम के अंदर? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। तो वही बोला कि ऑल्टरनेट करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअसली। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे भाई कि इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटीन्यूअसली, ये नहीं बोला इंक्रीज करता है कंटीन्यूअसली। क्यों नहीं बोला? ध्यान से समझना। यहां पर टाइम बढ़ रहा है आपका, यहां पर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ आपका करंट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि अब टाइम बढ़ने के साथ करंट कम हो रहा है, अब टाइम बढ़ने के साथ करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने क्या वर्ड यूज किया कि टाइम के साथ साथ करंट का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, चाहे फिर वो बढ़े चाहे फिर वो घटे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम बढ़ रहा है, पहले इंक्रीज हुआ, एक पीक पॉइंट पे जाने के बाद फिर से टाइम बढ़ा तो डिक्रीज हुआ, यानी चेंज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है लेकिन फिर भी चेंज होता जा रहा है। तो इसीलिए बोला था कॉन्टिन्यूसली चेंज विद टाइम एंड रिवर्स पीरियोडिकली। अब देखो रिवर्स पीरियोडिकली क्यों बोला? देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां से करंट चला यहां तक आया, अब यहां से क्या है कि वापस से वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये चीज बता रही है करंट ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। करंट ने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया? रिवर्स कर लिया। यानी कि अब ये वाला पॉइंट बता रहा है रिवर्स कर लिया, तो देखो पीरियोडिकली, यानी यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा, इसके बाद फिर से रिवर्स हुआ, फिर इसके बाद फिर से रिवर्स हुआ, इसके बाद फिर से रिवर्स होगा। तो पीरियोडिकली यानी कुछ कुछ टाइम के बाद ये क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद। आई होप आपको ऑल्टरनेटिंग करंट समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब यही बात आती है डीसी करंट का। डीसी करंट को मैं इसी सेम ग्राफ पर बनाऊं, क्या करूं? इस डीसी करंट को मेरे भाई इसी सेम ग्राफ पर बनाऊं। तो देखो ध्यान समझना, आई करंट ये वाली लाइन बता रही है, टाइम को बता रही है। तो डायरेक्ट करंट कुछ इस तरीके से बनता है। डायरेक्ट करंट कैसा बनता है? बिल्कुल सीधा। देखो टाइम बढ़ा, आपका टाइम क्या हुआ? बढ़ा, टाइम बढ़ा करंट सेम, टाइम बढ़ा करंट सेम, टाइम बढ़ा करंट सेम, यानी कि आपका करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ साथ सेम रहता है और उसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है, इधर जाता है। यानी कि
डायरेक्ट करंट कैसा हो गया, ये टाइम पीरियड है और ये आई है, तो इसका करंट इस तरीके से जाता है। तो ये देखो किसी भी टाइम पे देख लो मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, किसी भी टाइम पे देख लो मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, किसी भी टाइम पे देख लो मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा और डायरेक्शन भी आपको एक ही तरफ मिल रही है। बात क्लियर है? तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट थोड़ा सा समझ में आया। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और भी पढ़ेंगे कि भाई अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है। अभी एक बात पता चली है कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है और घटता भी रहता है, इसीलिए चेंज वर्ड यूज करेंगे, बढ़ना और घटना वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बढ़ रहा है फिर पीक वैल्यू पे आके फिर कम हो रहा है। और एक और बात यहाँ पे एक और चीज पढ़ेंगे, करंट की एक पीक वैल्यू जरूर होती है जिसे हम आई नोट से डिनोट करते हैं। करंट की क्या होती है? पीक वैल्यू। तो कंफर्म है अगर एसी करंट है तो उसकी कोई ना कोई पीक वैल्यू जरूर होगी, यानी कि पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो उसकी बढ़ने की लास्ट लिमिट होगी, यानी उसके बाद करंट बढ़ेगा नहीं और बल्कि डिक्रीज होगा। तो एसी करंट में पीक वैल्यू जरूर होती है और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई नॉट से, आई जीरो। तो जब भी आई नॉट समझ आए तो समझ जाना है करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू जितना वो ऊपर तक जा रहा है फिर उसके बाद नीचे आ जाता है, तो वही मैक्सिमम वैल्यू क्या है? करंट की आई नॉट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर इसे नोट डाउन कर लो। यहां तक नोट डाउन कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आगे बात आती है, देखो इससे पहले अपन ने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था ईएमएफ इंड्यूस कराना। मैं आपको पहले ही बोलूंगा अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी वगैरह, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ। यानी अगर आप बोलोगे ना कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, कैसे आ गया, तो ये वाली बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अभी तो हमें सीधा रिजल्ट पता है कि भाई हमारा जो ई होता है यानी कि ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पुराना वाला चैप्टर देख लो, या तो डालो क्लास वो चैप्टर 6 बाई मास्टर जी फिजिक्स वाले, वरना मेरे होम पेज पे जाओ, आपको प्लेलिस्ट सीक्वेंस में मिलेंगी, चैप्टर 1 की, फिर चैप्टर 2 की, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला है, वी नो दैट व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वहां हमने क्या देखा था कि भाई जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमारी कोई कॉइल रोटेट करती थी, ठीक है। ऐसे हमने उस दिन समझाया था मैंने पहले वाली वीडियोस में कि भाई एक कॉइल है, अब ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा होता था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता था, उसमें क्या करती थी? कोई भी कॉइल हमारी रोटेट करती थी, ठीक है। एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट व्हिच इज गिवन बाय, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ऑल्टरनेट ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। क्या हो जाता था? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, यानी कि ये कॉइल है रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसको क्या करते थे? रोटेट, ऐसे करके क्या करते थे? रोटेट। तो रोटेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो हमने वहां डिस्कस किया था कि उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पता चलाता था ई इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। थोड़ा सा समझा रहा हूं। ई क्या होता था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ई नॉट क्या होता था? जितना मैक्सिमम ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो सकता है, यानी एक लिमिट होगी कि भाई मैक्सिमम इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ई नॉट वही था मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्या था? जो इसमें ओमेगा टी वो आपको बताता था एंगल कितना है किस किस के बीच में, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जितना वो रोटेट हुई। तो जो रोटेट हुई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता था वही हमारा है ओमेगा टी, ठीक है। थीटा होता था, थीटा हमारा ओमेगा टी हमने लिखा था। बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको वाली वीडियो मेरे भाई देखनी पड़ेगी, वहां बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ है कि ओमेगा टी कैसा है। फिलहाल तो मैं मोटा मोटा बता पा रहा हूं कि ई मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ई नोट मेरा मैक्सिमम ईएमएफ है, साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी मेरा वो एंगल है जो कि मैं लेके चल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ बना रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब कॉइल रोटेट कर गई, जब कॉइल रोटेट कर गई और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो जितने एंगल को रोटेट की तो वो जो एंगल है वही मेरा ओमेगा टी है। क्लियर है? तो हमें ईएमएफ पता चल गया जब हमारी कॉइल रोटेट करेगी इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आगे सपोज दिस ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब ये कह रहे हैं कि मान लो अब ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो क्या आएगा? करंट आएगा। भाई ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ईएमएफ क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस, और जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आता था या ईएमएफ आती थी वहां करंट आता था। तो ये कह रहे हैं कि अगर यही ईएमएफ अप्लाई किया जाए, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वही ईएमएफ जब अप्लाई किया जाए किसी सर्किट के अंदर जिसका रेजिस्टेंस आर हो, जब ईएमएफ ई अप्लाई किया जाए जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? आर हो, तो देन बाय ओम्स लॉ द करंट इन द सर्किट विल बी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? भाई आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया या कह लो ईएमएफ अप्लाई किया और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है,
तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो उन्होंने बोला ओम्स लॉ के हिसाब से I इक्वल टू होता है ई आर। आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा था I इक्वल टू वी अपॉन आर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, 10th में ही फॉर्मूला पढ़ा था कि करंट इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई ईएमएफ है, तो इसीलिए मैं इसको ई अपॉन आर भी बोल सकता हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो I इक्वल टू वी अपॉन आर, ये तो ओम्स लॉ था ही ना, V इक्वल टू आई आर, भाई ओम्स लॉ तो यही था ना, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगा तो V अपॉन आर हो गई, ठीक है। और मुझे पता है कि V मेरा क्या होता है, EMF, क्योंकि हम मान के चल रहे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है E अपॉन आर। अब हमें E की वैल्यू पता है, क्या पता है, E की वैल्यू पता है, तो क्या मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो मैंने E की वैल्यू को जब पुट किया E नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे R को R रखा, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि I इक्वल्स टू, देखो E अपॉन आर अगर I है, E अपॉन आर अगर I है तो E नॉट अपॉन आर क्या होगा, I नॉट। आई कॉमन सेंस वाली बात है, कैसे, क्योंकि तो E अपॉन आर यानी कोई भी ईएमएफ E है और रेजिस्टेंस आर है तो कोई I करंट आता है। पर अगर कोई कहे मैक्सिमम ईएमएफ हो गया E नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम ईएमएफ हो गया, तो भाई करंट भी तो मैक्सिमम आ जाएगा, तो I नॉट लिख सकता हूं। तो यहाँ पे E नॉट अपॉन आर को मैंने लिख दिया I नॉट, ठीक है। इसको E नॉट अपॉन आर को मैंने क्या लिख दिया, I नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि हमारे एसी करंट के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है कि एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैसे इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ की वजह से, और ईएमएफ की वैल्यू हमें पता थी कि E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसकी हेल्प से हमने पता कर लिया कि जो हमारा करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना रहने वाला है, और वो भी कौन से करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का, कितना रहेगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कहने का मतलब यह है कि करंट किस किस बात पर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम करंट कितना वो अचीव करता है, और साइन ओमेगा टी साइनसॉइडली, ठीक है। यहां पर भी हमने साइनसॉइडली वाली बात यहां भी की थी कि ईएमएफ हमारा साइनसॉइडली था, ईएमएफ हमारा साइनसॉइडली था। इस बात का मतलब ये था कि ईएमएफ इस बात पर डिपेंड करता था कि एंगल कितना बढ़ रहा है साइन का, क्योंकि देखो साइन 0 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 90 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी इस पर डिपेंड करता है। तो साइनसॉइडली था, तो यहां से देख रहे हैं हम साफ साफ कि हमारा करंट भी साइनसॉइडली है, करंट भी हमारा क्या है, साइनसॉइडली। क्यों, क्योंकि भैया ओमेगा टी बदलेगा तो आई जरूर बदलेगा, ओमेगा टी ज्यादा आई ज्यादा, ओमेगा टी कम आई कम। तो यहां पर वही बात बोली है, थस द करंट इन द सर्किट वेरीज, जो करंट है सर्किट के अंदर जो वेरी करेगा, अब वो वेरी कैसे करेगा, साइनसॉइडली विद टाइम। साइनसॉइडली विद टाइम मतलब क्या है, साइन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, और साइन की वैल्यू कब चेंज होगी, जब एंगल चेंज होगा। तो साइनसॉइडली विद टाइम एंड इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, और इसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो मेरे भाई अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है एक बात को कि जब भी बोला जाए ना एसी करंट, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आना चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी तुमसे बोला जाए अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे अप्लाई करूं, तो तुम तुरंत क्या अप्लाई करोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर वहां पे चेक कर लोगे कि भैया ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम करंट कितना है। क्लियर है, तो एसी करंट जब भी आए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। आगे बात करते हैं, हियर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एसी करंट एट एनी टाइम। यानी जो इस फॉर्मूले में ये लिखा है ना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लिखा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, जो आई है वो आपका क्या है, करंट है किसी भी इंस्टेंट टाइम पे टी पर। जैसे आई इक्वल टू क्या बोला इन्होंने, आई इक्वल टू है भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी भी पॉइंट पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट टाइम, यानी किसी भी टाइम पे अगर आपको पता करना है कि भाई अब कितनी वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। आई नॉट क्या है, आई नॉट हमारी है पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी एंड इज कॉल्ड करंट एम्पलीट्यूड। ये भी हम बात करेंगे करंट एम्पलीट्यूड की। यानी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो फॉर्मूले में आई नॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा है फॉर्मूले मेरे भाई, जो फॉर्मूले मेरा आई नॉट लिखा हुआ है वो आई नॉट आपको क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है। यानी जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट वो इतनी पीक वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग हो सकती है लेकिन फिक्स रहेगी कि भाई आई नॉट इतना है। बात क्लियर है। अब आगे कुछ हम टर्म्स की बात करेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे अल्टरनेटिंग करंट को समझने में, या कहूं तो अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो मैं काम करता हूं अल्टरनेटिंग करंट की, वो पहले मैं वाला डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट हमारा किस तरीके से निकलता है कि भाई मैग्नीट्यूड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है,
और क्या करता है, और अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। तो मैं इस तरीके से ये बना दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दिया, मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, ठीक है, डायग्राम बना दिया। अब देखो वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है। क्या बात की गई है एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड समझना द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट। भाई ऑल्टरनेटिंग करंट को मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, मान लो कि किसी का ग्राफ गया ऐसे और किसी का ग्राफ गया ऐसे, तो ऑब्वियसली इसने ज्यादा मैक्सिमम करंट अटेंड किया, क्योंकि भाई जितना ज्यादा वेव ऊपर से जाएगी उतना ही मैक्सिमम करंट अटेंड करेगा, जितनी और ज्यादा आएगी उतना ही मैक्सिमम करंट अटेंड करेगा, जितनी कम वेव जाएगी उतना ही कम करंट होगा, पीक वैल्यू कम रहेगी। तो एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन कर रहा है ये कि द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट इज आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, यानी किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है। किसी डायरेक्शन में क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि देखो या तो यहां करे या फिर यहां करे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में करे, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो बताता है मैक्सिमम करंट कितना अटेंड किया, क्या किया, मैक्सिमम करंट कितना अटेंड किया। तो द मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट इज ईदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू एंड इज डिनोटेड बाय आई नॉट। आ गया भाई, आई नॉट अभी भी समझाया था कि आई नॉट क्या है, आई नॉट आपकी पीक वैल्यू है, करंट ऐसे गया यहां था फिर नीचे गया, तो जो ये वाला पॉइंट है ना ये मैक्सिमम, ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा आपकी पीक वैल्यू करंट की उतनी ज्यादा, एम्पलीट्यूड जितना कम आपके करंट की पीक वैल्यू उतनी ही कम। क्लियर है, तो आपको एम्पलीट्यूड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे अपन का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि अभी आपने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो वेव फॉर्म में जा रहा है, कैसे जा रहा है, वेव फॉर्म में। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जो एक वेव है, जो उसकी एक वेव है वो कितना टाइम लेती है। जैसे भाई इस तरीके से समझना, यहां बनाएगा साफ साफ, ठीक है। अब इस तरीके से मान लो ये एक वेव है, ठीक है, एक बार ये ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जो एक वेव ने जितना टाइम लिया ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। क्लियर है, टाइम पीरियड। अब यहां से दूसरी वेव शुरू होगी, अब दूसरी वेव जितना टाइम लेगी, यहां से दूसरी वेव ने जितना टाइम लिया ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइम पीरियड। बात क्लियर, टाइम पीरियड समझ में आ गया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर टाइम पीरियड यानी कि एक वेव ने कितना टाइम लिया, ऐसे गई ऊपर फिर यूं करके यूं गई, तो एक वेव ने जितना टाइम लिया टाइम पीरियड, और जितना मैक्सिमम उस तक गई, कहां तक गई, मैक्सिमम, तो ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा ऑब्वियसली उतनी ज्यादा पीक वैल्यू होगी, जितना ऊपर से जाती एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतनी करंट की पीक वैल्यू। बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा था। टाइम पीरियड समझ में आ गया, टाइम पीरियड क्या है, डेफिनेशन पढ़ लो, द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीटेड वन साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशंस। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट ने टाइम लिया कंप्लीट वन साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशन, यानी जो इसका वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन मतलब क्या, एक बार पॉजिटिव फिर एक बार नेगेटिव, तो जो वेरिएशन ने एक कंप्लीट साइकिल की उसमें जितना टाइम लिया वही टाइम पीरियड होता है एंड इज डिनोटेड बाय टी। टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, टी से। करंट को कैसे डिनोट करते थे, यानी एम्पलीट्यूड को आई नॉट से, ठीक है, याद रखना, ये आई नॉट से, ये कैपिटल टी से। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब याद करो कि कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट जो कब आ रहा था हमारा, जब हमारी कॉइल रोटेट कर रही थी, कॉइल रोटेट कर रही थी, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो टाइम पीरियड हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मान लो कि ये अपन की कॉइल है रेक्टेंगल, ठीक है, ये कॉइल यहां से स्टार्ट हुई, रोटेट हुई और रोटेट होने के बाद वापस उसी पोजीशन में आ गई। तो जो वन कंप्लीट रोटेशन हुआ, जो कॉइल का क्या हुआ, वन कंप्लीट रोटेशन हुआ, यानी ऐसे करते करते रोटेट करते करते वापस से उसी पोजीशन में आ गई, यूं गई और यूं ही आ गई वापस से। एक रोटेशन जो पूरा किया उसमें जितना भी टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें समझना हो कि भाई रोटेशन वाले में तो भी कॉन्सेप्ट सेम है और इसमें समझना हो तो भी कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें क्या है, जो वन कंप्लीट वेव ने जितना टाइम लिया, और वहां पर क्या है, एक रोटेशन ने, कोई भी रोटेशन यू है, बस रोटेशन स्टार्ट करो, जितना भी टाइम ले एक कंप्लीट रोटेशन में वही टाइम पीरियड। तो देखो वही लिखा है, दिस टाइम इज इक्वल टू द टाइम टेकन। जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो इक्वल होगा टाइम टेकन बाय द कॉइल, जितना कॉइल ने टाइम लिया क्या करने में, टू कंप्लीट वन रोटेशन इन दी मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंप्लीट रोटेशन में कॉइल ने जितना टाइम लिया वही आपका होता है टाइम पीरियड। तो क्लियर है, दोनों को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, मीनिंग दोनों का ही सेम है।
अगर रोटेट होने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम उसे एक कंप्लीट वेव को करने में भी लगेगा। या ऐसे कह सकते हो एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, इसे नोट करते हैं टी से, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया मेरे भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड के बारे में। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। देखो टाइम पीरियड, अब याद करो मैंने अभी क्या बोला, वन कंप्लीट रोटेशन में कॉइल को जितना टाइम लगे, वन कंप्लीट रोटेशन में। अब एक बात, कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। हाँ कि ना भाई, कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर रोटेट कर रही है तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो या नॉर्मल वेलोसिटी हो कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ कि ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर नॉर्मल स्पीड को देखना तब भी देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और चूंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल। अब वन कंप्लीट रोटेशन हुआ, ध्यान से समझना, कोई चीज रोटेट करी रोटेट करी रोटेट करी रोटेट करी, ऐसे करते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन हुआ। अब मुझे बताओ एक चक्कर कितने का लगता है पूरा। अगर कोई भी एक चक्कर लगेगा तो पहले 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90। तो वन कंप्लीट रोटेशन में क्या मैं कह सकता हूं, जो पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितने का होता है, 2 पाई का, यानी 360 का। कितने का होता है, 2 पाई इक्वल्स टू 360। हाँ कि ना, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है ना भाई। एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, अगर एक कंप्लीट रोटेशन मतलब क्या, कि उसने 360 डिग्री का एंगल बना दिया। अब 360 डिग्री का एंगल कैसे हो सकता है, 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी मान लेता हूं ओमेगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं, एंगुलर वेलोसिटी मान ली ओमेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मेरा कितना, 2 पाई, और टाइम कितना हो गया टी। तो क्या मेरा फॉर्मूला बन गया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। हाँ कि ना भैया, ओमेगा इक्वल्स टू क्या बना, 2 पाई अपॉन टी। अब यहां से क्या निकालना चाहते हो, टाइम पीरियड। तो टाइम को यहां पहुंचा दो, एंगुलर वेलोसिटी यहां पहुंचा दो, क्रॉस तो कर ही सकते हैं। तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना, वरना मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया ड्राइव करके भाई कैसे आया। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है क्या, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी, ये याद रखो। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब चूंकि आपको टाइम निकालना था तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम इधर आ गया, ओमेगा इधर आ गया, तो टी इक्वल्स टू बन गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां से आप टाइम की वैल्यू लगा सकते हो, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां वन कंप्लीट साइकिल में टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था भाई। हमें क्या पता चलेगा कि एक कंप्लीट साइकिल कितना टाइम लगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है भाई बहुत ज्यादा, यानी एक सेकंड में बहुत सारी वेव निकल जाती है, एक सेकंड में बहुत सारी वेव निकलती है। तो भैया एक वेव में कितना टाइम लगा कैसे पता करूं, तो ये फॉर्मूला काफी हेल्प करेगा हमें, 2 पाई अपॉन वी वाला। ठीक है, ओमेगा वाला एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल क्लियर है यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी की भी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखो ध्यान से समझना, टाइम पीरियड क्या था, एक वेव निकली और एक वेव ने जितना टाइम लिया, टाइम पीरियड। अब कह रहा है कि एक वेव ने जितना टाइम लिया उसकी बात मत करो, 1 सेकंड फिक्स ले लो। कितनी ले लो भैया, 1 सेकंड। और 1 सेकंड तक बैठ के ये देखो कितनी वेव निकल गई। 1 सेकंड में एक वेव निकल गई तो कहो फ्रीक्वेंसी 1, 1 सेकंड में एक और फिर दूसरी वेव निकल गई तो फ्रीक्वेंसी 2, 1 सेकंड में अगर 3 वेव निकल गई तो फ्रीक्वेंसी 3, अगर 1 सेकंड में 4 वेव निकल गई, 4 वेव निकली तो फ्रीक्वेंसी 4। अगर कोई बोले फ्रीक्वेंसी है 50 तो समझ क्या जाओगे कि भैया 1 सेकंड के अंदर 50 वेव निकल रही हैं। कितनी निकल रही हैं, 50 वेव, यानी ऐसी 50 वेव निकल रही हैं एसी करंट की 1 सेकंड के अंदर। अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो, अगर फ्रीक्वेंसी 60 है तो 60 वेव निकल रही है, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा वेव निकल रही है। यानी कि इसका मीनिंग यह है कि 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 1 सेकंड के अंदर 50 वेव निकल रही हैं। इसको एक और तरीके से कह सकते हो कि ये 50 बार अपना क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन रिवर्स करेगा करंट। कैसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एक बात बताओ, एक वेव में, यानी ये जो एक वेव है इसके अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। एक वेव में क्या होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगर 50 वेव निकली तो 50 पॉजिटिव, 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव, 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव। यानी आप सोचो 1 सेकंड में
50 वेव निकल रही हैं, तो सोचो एक वेव को कितना टाइम लग रहा होगा। फील कर पा रहे हो? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक वेव का टाइम पीरियड तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, क्योंकि एक सेकंड में 50 वेव निकल जा रही है। अपने इंडिया में फ्रीक्वेंसी आती है करंट की वो 50 हर्ट्ज आती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज आती है, तो फ्रीक्वेंसी 50 का मतलब क्या है? अब आप ऐसे समझते हो, फील करना हो तो, कि 50 बार करंट अपना पॉजिटिव नेगेटिव बदलता है। यानी एक सेकंड आपकी होगी घड़ी से, एक सेकंड के अंदर करंट अपने 50 पॉजिटिव नेगेटिव 50 बार चेंज कर चुका होगा, 50 टाइम्स। तो ये मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी का। थोड़ा सा फील आया? ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। किससे? एफ से। तो आगे बात करते हैं द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज डिनोटेड बाय एफ। वही वाली बात है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, या कितनी वेव कंप्लीट हुई, या कितनी वेव निकली, वही उसकी क्या होती है मेरे भाई? फ्रीक्वेंसी होती है। आगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से कॉइल को रोटेट करने में जितना टाइम लगा था, हमने कहा था ये उसका टाइम पीरियड है। और अगर फ्रीक्वेंसी को समझना हो इन द कॉइल रोटेशन के टर्म में, तो हम क्या कहेंगे? एक सेकंड में जितनी बार कॉइल रोटेट कर गई, एक सेकंड में मान लो कॉइल रोटेट की 2 बार, फ्रीक्वेंसी 2। एक सेकंड में कॉइल रोटेट की 10 बार, फ्रीक्वेंसी 10। एक सेकंड में कॉइल रोटेट की 20 बार, फ्रीक्वेंसी 20। अगर कोई बोल रहा है फ्रीक्वेंसी 50, इसका मतलब है कि उसने 50 रोटेशन ले लिए, 50 रोटेशन ले लिए मात्र एक सेकंड के अंदर। क्लियर है? तो वही बात बोलिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितना वो रोटेट कर रही है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = 1/T। F = क्या होता है? 1/T। सीधी सी बात है, सो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। F = 1/T कैसे हो गया भाई? नॉर्मल मैथ्स है। अब एक बात बताओ कि अभी हमने पढ़ा था कि T टाइम में कितनी वेव निकलती है? एक वेव। T टाइम में एक वेव निकलती है। अब एक बात बताओ, T टाइम में एक वेव निकलती है तो एक सेकंड में कितनी वेव निकलेगी? अगर इसको एक सेकंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम का डिवाइड। भाई T टाइम में एक वेव निकलती है। T टाइम में कितनी वेव निकलती है? एक वेव। तो T टाइम में एक वेव निकलती है और हम चाहते हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव निकलेंगी। अब T टाइम को एक सेकंड बनाना है तो T का डिवाइड करना पड़ेगा। अब T का डिवाइड लेफ्ट में किया तो T का राइट में करना पड़ेगा। तो T से T कटा तो एक सेकंड, तो एक सेकंड में कितनी वेव निकलेंगी? 1/T। तो इसीलिए फॉर्मूला बन गया F = 1/T। बात क्लियर है? जैसे याद रखना F = 1/T। अब एक और याद रखो, टाइम का फॉर्मूला क्या था? T = 2π/, हमने पढ़ा था कि भाई ये अपन की एंगुलर वेलोसिटी थी, ठीक है। अब T/T तो ऊपर आ गया अपन की एंगुलर वेलोसिटी, तो ω/2π। तो फ्रीक्वेंसी कस्ट हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कस्ट हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी अपन 2π या फिर ω/2π। क्लियर है? तो कुछ फॉर्मूले वो आपको याद रखने, F = 1/T या ω/2π, क्योंकि T की वैल्यू क्या थी? 2π/ω। तो F = क्या हो गया? ω/T π, क्योंकि देखो F = क्या है? 1/T की वैल्यू लगाओगे तो 2π/ω, 2π/ω। अब ओमेगा कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ω/2π। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई होगी, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इसको नोट करना, नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे आगे बोला गया भाई कि सो एन अल्टरनेटिव करंट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट। अब अल्टरनेटिव करंट को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी भी मैंने सिखा दिया था शुरू में कि भाई अल्टरनेटिव करंट क्या था मेरा अल्टरनेटिव करंट था I = I0 sin ωt। ये था मेरा I = क्या था? I0 sin ωt। अब ये कह रहा है कि हम इसे किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो क्या इन्होंने किया है, I = होता है I0 sin ωt। अब इन्होंने क्या किया? I0 2πft। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? sin 2πft। तो 2π/T ये कैसे आ गया? देखो ध्यान से समझना, I0 sin, ठीक है। यहाँ पे इस वाले को थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा जाएगा I0 sin 2πft, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, साइन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे साइन भी आएगा I0 के बाद, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से आता है, ध्यान से समझना। I0 = sin। अब इन्होंने ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हो 2πf। क्या लिख सकते हो? 2πf। अब ये कैसे लिख सकते हो? अब देखो कैसे बताओ, ध्यान से समझना। एंगुलर वेलोसिटी 2πf कैसे लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी = क्या था हमारा? एंगुलर वेलोसिटी = था 2π/T। याद है कि नहीं भाई? ये तो याद है ना कि एंगुलर वेलोसिटी = क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी = होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, 2π इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π × 1/T, मीनिंग तो वही रहेगा, हाँ कि ना?
2 पाई अपॉन टी या 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी ऐसे लिख सकता हूं। अब तुम जानते हो 1 अपॉन टी किसके इक्वल था, एफ के इक्वल यानी फ्रीक्वेंसी, तो ये बन गया 2 पाई एफ, यानी जहां पर ओमेगा है वहां पर आप यूज कर सकते हो 2 पाई एफ। ड्राइव हो गया। अब देखो ध्यान से, आई नॉट साइन ओमेगा टी था, क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या यूज किया हमने, आई नॉट साइन ओमेगा की जगह यूज किया 2 पाई एफ और टी एज इट इज रहा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं ये वाला टर्म गलत है, आई नॉट 2 पाई एफ टी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। क्लियर है, तो आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी भी फॉर्मूला है किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब मान लो ये भी नहीं लिखना फॉर्मूला, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एफ की वैल्यू लगा दो। क्या लगा दो, एफ की वैल्यू। अब एफ की वैल्यू क्या होती है, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई नॉट साइन एज इट इज 2 पाई एज इट इज। अब एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। भाई एफ इक्वल टू कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। तो एफ की जगह लगाओगे 1 अपॉन टी और ये स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो आपको एक और फॉर्मूला बन गया ऑल्टरनेटिंग करंट का, आई नॉट साइन 2 पाई 1 अपॉन टी इंटू टी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, ध्यान से समझना, ये कैपिटल टी है यानी टाइम पीरियड, यानी एक कंप्लीट वेव में कितना टाइम लगेगा, और जो ये स्मॉल टी है वो उस इंस्टेंटेनियस टाइम है, यानी जिस इंस्टेंट पे आप करंट की वैल्यू निकाल रहे हो। तो दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है। इसलिए देखो फॉर्मूले में जो लिखा है ना, आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी और टी, जो कैपिटल टी है ये अलग है, ये आपका टाइम पीरियड क्या है, ये आपका टाइम पीरियड, और वो वाला आपका क्या है, टाइम, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, जिस टाइम पर आप करंट की वैल्यू को निकाल रहे हो। तो I इक्वल्स टू, यानी ऑल्टरनेटिव करंट के आपके सामने 3 फॉर्मूले आ गए, कौन कौन से, आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम ऑफ 2 पाई कांस्टेंट और आई नॉट तो कांस्टेंट हो गई एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू, या फिर एक और फॉर्मूला है ऑल्टरनेटिव करंट का, आई नॉट साइन 2 पाई 1 अपॉन टाइम पीरियड वाला कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस टाइम पर आप करंट निकाल रहे हो। तो यहां से आपको क्या पता चला, 3 फॉर्मूले, या 3 फॉर्मूले नहीं बोलूंगा कि 3 एक्सप्रेशन पता चले जिसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर है। एक और लाइन लिखी, ये भी पढ़ लो, द ऑल्टरनेटिंग करंट इज पॉजिटिव इन 1 हाफ साइकिल। ऑल्टरनेटिंग करंट आपका हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखो एक साइकिल कब कही जाएगी, वेव ऐसे शुरू हुई और फिर ऐसे नीचे गई और फिर ऐसे वापस आ गई। तो एक कंप्लीट साइकिल में आधा हाफ तो पॉजिटिव है और आधा हाफ नेगेटिव है, हाँ कि ना। तो ये बोल रहा है कि 1 हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड इक्वली नेगेटिव इन द अदर हाफ साइकिल, सो इट्स मीन वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। यानी ये कह रहे हैं जो मीन वैल्यू होगी किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की, यानी एसी करंट की, वो 0 होगी। जो मीन वैल्यू है एसी करंट की क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 बोल रहे हैं, वो 0 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो जो वेव है वो कैसे चल रही है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो इन्होंने बोला कि देखो किसी चीज का एवरेज क्या होता है, किसी भी ऑल्टरनेटिव करंट का एवरेज क्या होगा, टोटल करंट अपन टोटल टाइम। अब भाई टोटल करंट देखो ये क्या बोला, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव है और हाफ नेगेटिव है। तो हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव होने की वजह से एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज टाइम होता है किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो 0 होता है। कितना होता है, एवरेज टाइम यानी आई एवरेज 0 होता है, याद रखना। आई एवरेज क्या होता है, 0। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि एक कंप्लीट साइकिल में ही तो एवरेज करंट 0 है, अगर मैं हाफ टाइम में निकालूं तो कुछ ना कुछ एवरेज करंट होगा। बात समझ रहे हो ना। अगर हम किस में निकालें, हाफ टाइम पीरियड में, इसे रफ कर देता हूं थोड़ा सा मैं। यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर मान लो 1 कंप्लीट साइकिल में हमारा एवरेज टाइम 0 आ रहा है, यानी इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल में जो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। लेकिन ये पूछ ये रहे हैं कि अगर हम हाफ टाइम पीरियड में निकालें, यानी इतने टाइम में t/2, हम पूरी साइकिल में निकाल ही नहीं रहे, हम पूरी साइकिल में आई एवरेज 0 है मान लिया, लेकिन हाफ साइकिल की अगर बात करें तो कुछ तो एवरेज होगा, क्योंकि एक बार ये बढ़ा फिर घटा। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम में, हाफ पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मीन या फिर एवरेज वैल्यू, इसे दोनों नाम से बोलते हैं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो एसी करंट है उसकी एवरेज वैल्यू या फिर कहो तो मीन वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से समझना पहले कॉन्सेप्ट को। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट,
मीन और एवरेज करंट ऑफ एसी, यानी IAC जो है वो I एवरेज जो है किसका, एसी करंट का, I जो एसी करंट का एवरेज है वो क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की वैल्यू, देखो बात हो रही है अल्टरनेटिंग करंट की, यहां पर डायरेक्ट करंट भी आएगा, ध्यान समझना बात को। इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम। It is that value of direct current which send the same charge in the circuit in the same time is sent by the given alternating current in the half time period। यानी कि हाफ टाइम पीरियड में जितना चार्ज किसने दिया, एसी करंट ने दिया, उतना ही चार्ज अगर डीसी करंट किसी भी सर्किट में देता है तो जो करंट की वैल्यू होगी डीसी करंट की वही हमारी क्या कहलाई जाएगी, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी कही जाएगी। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से समझना। डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है, डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है वही होगी क्या, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन कब, ध्यान से समझना, डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है जो आई अपन का आएगा डीसी वाला वही इक्वल होगा IAC के, यानी IAC क्या है यहाँ पे, मीन वैल्यू, क्या है, मीन वैल्यू। ये मेरा जो मीन वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की वो किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट करंट के इक्वल होगी। अब कहोगे कैसे, तो ध्यान से समझना, ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम पीरियड में यानी T/2 टाइम में, ऑल्टरनेटिंग करंट T/2 टाइम में जितना भी चार्ज देगा, जितना भी चार्ज देगा किसी भी सर्किट को, अगर उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में डायरेक्ट करंट अगर देता है तो उसी डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है वही कही जाएगी एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। देखो इसे मैं थोड़ा सर्किट से समझने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से समझना कि मान लो ये अपन का एसी करंट है, क्या है, ये अपन का एसी करंट है, यहाँ पे कोई अपन का सर्किट है, यहाँ पे अपन का कोई एक सर्किट है, ठीक है। अब इस एसी करंट ने क्या किया, इसको कुछ ना कुछ चार्ज दिया, क्या दिया, कुछ ना कुछ चार्ज दिया। मान लिया मैंने क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज, कितने टाइम में, T/2 टाइम में, यहां तक कोई दिक्कत। क्यू चार्ज दिया T/2 टाइम में, कितने, एसी करंट ने, एसी करंट ने इस सर्किट को क्यू चार्ज दिया और क्यू चार्ज को देने में कितना टाइम लिया, T/2 टाइम लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जितना ही चार्ज क्यू है उतना ही चार्ज अगर ये डीसी करंट, अब डीसी करंट है तो सेल लग जाएगा भाई, यहाँ पे तो एसी था, ये क्या था, एसी करंट था, यहाँ पे डीसी करंट है, मैंने सेल लगा दिया। अगर ये डीसी करंट इस सर्किट को मान लो क्यू चार्ज देता है, कितना चार्ज देता है, क्यू चार्ज देता है, उतने ही टाइम में जितने टाइम में इसने दिया था, मान लो T/2 टाइम, जितना टाइम इसने लिया उतना ही टाइम इसने लिया, और जितना चार्ज एसी करंट ने दिया उतना ही चार्ज इसने दिया, तो जो भी वैल्यू मिलेगी आपको आई की वही होगा एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। बात कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो उतना ही चार्ज दे जितना कि इस एसी करंट ने चार्ज दिया है, कितने टाइम में, हाफ टाइम पीरियड में। तो इस एसी करंट ने जितना चार्ज दिया है जितने भी टाइम में उतना ही चार्ज हमने कहा कि भाई ये सेल देगा, और जब इस सेल ने उतना ही चार्ज दे दिया जितना कि उस एसी करंट ने दिया था, यानी कि क्यू चार्ज, तो जो भी करंट की वैल्यू आई हमने बोला यही हमारी मीन और एवरेज वैल्यू है एसी करंट की। अब कनेक्ट करो, वही लिखा है कि नहीं लिखा, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, इस डायरेक्ट करंट की वैल्यू विच सेंड दी सेम चार्ज, जो कि सेम चार्ज सेंड करेगी, यानी कि क्यू, विच सेंड दी सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम, उसी टाइम में एज इज सेंट बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट। अगर अल्टरनेटिंग करंट ने क्यू चार्ज दिया था तो डीसी करंट भी क्यू चार्ज ही देगा, जितने टाइम में एसी करंट ने दिया था उतने ही टाइम में ये डीसी करंट देगा। और जितना चार्ज, जैसे ही हमें पता चला कि जितना चार्ज एसी ने दिया था उतना चार्ज इसने दे दिया, हम पता कर लेंगे इसका करंट कितना है उतना चार्ज देने में, तो वही करंट की वैल्यू हो जाएगी एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। ये कॉन्सेप्ट था। इट इज डिनोटेड बाय आई एवरेज और आई एम, यानी आई एवरेज या आई मीन एवरेज। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और मीन वैल्यू आपको क्लियर हो गई कि भैया ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है या फिर मीन वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारा आई एवरेज कितना आने वाला है। क्या कैलकुलेट करेंगे, आई एम या फिर आई एवरेज हमारा कितना होगा, ठीक है। अब इसका जो रिलेशन होता है, देखो इसको दो तरीके से कहा जाता है, ध्यान से समझना मेरी बात को।
या तो बोला जाता है कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है उसका एक्सप्रेशन, या बोला जाता है कि रिलेशन बिटवीन द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड द एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट। यानी इसका जब रिलेशन आएगा उसमें आई नोट की भी एंट्री होगी। जब हम आई एवरेज पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू पढ़ेंगे, तो इसमें किसकी एंट्री होगी साथ में? इसमें एंट्री होगी हमारे मैक्सिमम करंट की, यानी कि आई नोट की। तो इसीलिए कभी कभी इसको ऐसे ही बोला जाता है कि रिलेशन बिटवीन द एवरेज करंट एंड द मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड। तो क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। या तो कह लो कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें कुछ तो टर्म आएंगे ना। अब चूंकि उसमें कौन कौन आ रहा है? आई एवरेज यानी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो कह देते हैं कि भैया इनका रिलेशन ये है। क्लियर है? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है भाई। अब देखो वही बात आ गई, रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी, यानी रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू। यानी एक तो आई ए भी आएगा एवरेज, और कौन आएगा साथ में? आई नोट भी आएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? यहाँ पे सीधा सीधा बोलो कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो यानी कि एवरेज वैल्यू के साथ साथ क्या आएगी? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी आएगी। अब क्या रिलेशन है कैलकुलेट करते हैं, ध्यान समझना। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई, किसी भी टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था कि भैया आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी किसी भी टाइम टी पर जो करंट की वैल्यू आई है वो किसकी इक्वल होगी? यानी आई नॉट यानी जो इसकी पीक वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी, यानी साइनसॉइडली जो करंट है हमारा एसी करंट वो क्या है? साइनसॉइडली यानी साइन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आगे, दिस करंट कैन बी अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम dt। अब हमने मान लिया, चूंकि हमें पता है कि भाई एसी करंट तो हमारा क्या करता है? मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है, डायरेक्शन भी पीरियोडिकली रिवर्स करता है। तो हमने मान लिया किसी छोटे टाइम के लिए तो कांस्टेंट होगा dt टाइम के लिए। तो दिस करंट कैन बी अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम dt, यानी छोटे से टाइम पीरियड dt में हमने माना कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है आई वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, छोटे से टाइम पीरियड में। तो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इन द स्मॉल टाइम dt। अब एक बात बताओ कि छोटे से टाइम पीरियड में हमारा ये करंट जो अल्टरनेटिंग करंट वो फिक्स है यानी कांस्टेंट है। अब करंट है तो सीधी सी बात है वहां चार्ज भी होगा। तो हमने पता किया छोटे से टाइम पीरियड यानी dt टाइम पीरियड में अगर हमारा जो करंट है वो कुछ ना कुछ तो चार्ज देगा। मैंने मान लिया dq चार्ज देगा। तो हमें पता है फॉर्मूला आप लोगों ने 10th में पढ़े होंगे, आई इक्वल टू क्या होता था? q अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता था? q अपॉन टी। तो यहां तक अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? i इंटू टी। q इक्वल टू क्या हो जाएगा? i इंटू टी। तो वही मैंने बात की dq यानी थोड़ा सा चार्ज, क्योंकि भैया थोड़े थोड़े टाइम में बात करेंगे, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा करंट बदल जाएगा, टाइम बढ़ेगा करंट बदल जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, इसका तो मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? हम इसका छोटे से टाइम पीरियड में करंट को लेंगे। ठीक है, मैंने माना dq चार्ज है यानी छोटा सा चार्ज है, और करंट मैंने मान लिया कांस्टेंट है यानी कि I, और थोड़ा सा टाइम लगा dt। तो फॉर्मूला वही हो गया q इक्वल टू आई इंटू टी। तो dq इक्वल टू आई इंटू dt। किसी को कोई दिक्कत? dq इक्वल टू आई इंटू dt यानी स्मॉल चार्ज इकट्ठा हुआ I करंट की वजह से dt टाइम के अंदर। ठीक है, अब I की वैल्यू हमें पता है कि I हमारा कांस्टेंट है। तो I की वैल्यू क्या अल्टरनेटिंग करंट की? I नॉट साइन ओमेगा टी। तो I की वैल्यू पुट की तो I नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो dq इक्वल टू हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी dt। बिल्कुल क्लियर है। तो स्मॉल चार्ज जो dq है वो कितना निकल के आया? I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, अब याद करो हमें एवरेज वैल्यू के लिए क्या बोला गया था कि एवरेज वैल्यू में बोला गया था कि जितना चार्ज किसी भी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट इकट्ठा करेगा, अगर उतना ही चार्ज डीसी करंट ने इकट्ठा कर दिया उतने टाइम में, तो जो डीसी करंट की जो वैल्यू है वही होगी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो भैया पहले ये तो पता चले कि एसी करंट ने कितना चार्ज इकट्ठा किया। तो इसीलिए हम लोग अब समझ आ रहा है ना मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं चार्ज की वैल्यू निकाल रहा हूं कि अल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज इकट्ठा करेगा टाइम पीरियड के अंदर, हाफ टाइम पीरियड के अंदर। तो छोटा सा चार्ज तो है dq, किसके इक्वल है? I नॉट साइन ओमेगा टी। अब टोटल चार्ज कितना होगा?
एसी करंट की वजह से। अब आपको पता है कि हम एवरेज वैल्यू किसकी पढ़ रहे हैं भैया, हाफ टाइम पीरियड में, क्योंकि फुल टाइम पीरियड में तो एवरेज वैल्यू 0 थी। तो हम पता करते हैं हाफ टाइम पीरियड में जो हमारा एसी करंट है वो टोटल कितना चार्ज इकट्ठा कर सकता है। ठीक है भाई, तो आगे वही बोला है द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट से इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। भैया T/2 का मतलब क्या, फर्स्ट हाफ साइकिल, एक साइकिल ये पूरी है तो T/2 क्या होता है भैया, हाफ साइकिल। ठीक है, चाहे हाफ साइकिल बोलो चाहे T/2 बोल लो, तो हाफ साइकिल में जो टोटल चार्ज इकट्ठा हो कितना होगा, इसका मतलब 0 to T यानी कि 0 से T और T/2 यानी कितने टाइम में भाई, पूरा टाइम कितना लगता है पूरे साइकिल में T, तो हाफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T/2 यानी 0 से लेकर T/2 तक कितना चार्ज इकट्ठा हो जाएगा एसी करंट की वजह से, वो अपन अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो टोटल चार्ज, अब देखो यहां से भाई कैलकुलेशन अच्छे से समझते आना, साथ के साथ मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें टोटल चार्ज निकालना है, मैंने मान लिया टोटल चार्ज Q इकट्ठा हुआ Q। अब कितना Q चार्ज इकट्ठा हुआ, तो देखो Q चार्ज इकट्ठा हुआ किसमें, इंटीग्रेशन। अब किसका, dQ का, किसका इंटीग्रेशन, dQ का, कितने टाइम में, 0 से लेके T/2, 0 से लेके T/2, तो भाई लिखा है 0 से लेके T/2 dQ चार्ज। अब बात आती है dQ चार्ज कितना था, वो हमने भी पहले निकाल दिया कि भाई dQ चार्ज मेरा कितना था, 0 से लेके T/2, तो dQ चार्ज मेरा कितना था, I0 sin ओमेगा t dt ये था। तो वही मैंने लिखा है 0 से लेके T/2 टाइम पीरियड I0 sin ओमेगा t dt, dQ की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। ठीक है भाई, क्या क्या कांस्टेंट है, I0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, sin ओमेगा t dt ये तो इसका तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो I0 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन अब किसका होगा, 0 से T/2, अंदर बचा sin ओमेगा t और dt। अब आपको sin थीटा का इंटीग्रेशन पता होगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos थीटा, और माइनस का cos थीटा अपन का क्या बनेगा, अब इसका भी करना पड़ेगा ओमेगा t का। भाई इंटीग्रेशन जो होगा, यहां बता देता हूं, इंटीग्रेशन जो होगा sin ओमेगा t का वो क्या होगा, cos ओमेगा t माइनस का अपॉन ओमेगा, ये होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। तो अब क्या किया अपन ने, सिंपल इसको मैंने जब इंटीग्रेट किया तो मेरा आ गया माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, लिमिट वही है 0 से लेके T/2, तो लिमिट कितनी है, अब इसको मैंने जब इंटीग्रेट किया तो I0, अब इंटीग्रेट कर दिया मैंने तो क्या आ गया, माइनस का cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, लिमिट तो वही रहेंगी भाई 0 से T/2। यहां तक बात क्लियर है, वही मैंने लिखा हुआ I0 माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा T/2 से 0, ये लिमिट है। ठीक है, आगे सॉल्व करें, बाकी का मैं यहां समझाता हूं। यहां तक हो गया माइनस cos ओमेगा t। अब देखो क्या करो, अब सिंपल ओमेगा को बाहर निकाल दो, ओमेगा क्या कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। ओमेगा जब मैं बाहर निकाल दूंगा तो देखो वैसे तो एक्सप्रेशन ये है, मैं इसको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब I0 पहले से लिखा हुआ है, हमने ओमेगा बाहर निकाल दिया, I0 ओमेगा बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा मेरा, माइनस cos ओमेगा t, माइनस cos ओमेगा t, माइनस cos ओमेगा t, और लिमिट बची मेरी 0 से T/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, भाई सीधी सी बात है कि I0 माइनस cos ओमेगा t, अब ओमेगा कांस्टेंट तो ओमेगा मैंने बाहर निकाल लिया, I0 अपॉन ओमेगा, अंदर क्या चाह मेरा माइनस cos ओमेगा t, 0 से T/2 लिमिट। अब देखो एक टाइम पीरियड कितना एंगल होता है, तो ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको रफ कर दूं, ये तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, वैसे यहाँ लिखा हुआ है, बस इसे समझाने के लिए वहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसे रफ कर रहा हूं, अगर नोट करना हो नोट कर लो, वरना रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इधर वाला पोर्शन। अब देखो मेरे ध्यान से समझना इस वाली बात को। अब जो मैं बोलने आ रहा हूं, आपका टाइम पीरियड होता था एक वेव, ठीक है, इस तरीके से। अब एक बात बताओ, जो ये टाइम पीरियड एक होता था, ये कितना होता था, ये अपन का होता था, कितनी वैल्यू होती थी, पाई वैल्यू होती थी हमारी, क्या होती थी, पाई वैल्यू। ये यहाँ पे कितना आता था, पाई आता था, क्योंकि यहाँ पे आ जाता था π/2 और यहाँ पे आ जाता था पाई। तो क्या मैं इस टाइम पीरियड को पाई लिख सकता हूँ, भाई ऑब्वियसली जो टाइम पीरियड है कितना है मेरा, पाई। तो अब मैं क्या करूंगा, आगे जाना समझना, और ये मेरा आगे cos ओमेगा t 0 से T/2, अब मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, तो ये क्या रहेगा मेरा I0 ओमेगा, I0 अपॉन ओमेगा, अंदर मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर देता हूं। तो देखो एक माइनस को बाहर निकाल देता हूं, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, यहां समझा देता हूं, ये मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, वैल्यू पुट कर दो cos पाई, यानी कि वैल्यू मैंने वही बोला ना, T/2 मेरा क्या है, T/2 मेरा पाई है, T/2 मेरा क्या है, पाई है। ये वाला ग्राफ फिर से समझना, देखो ध्यान से, ये अपन का जो ग्राफ बनता है इसमें एक वेव होती है। ठीक है, अब जो एक वेव होती है इसके बीच में आपको पता होगा किस तरीके से, ये वाली लाइन टाइम पीरियड को बताती है, ये वाली लाइन करंट को बताती है, ये टाइम, ये करंट, वो ये करंट और ये वाला टाइम।
तो देखो ये क्या होता था 0, बीच में होता था π/2, यहां होता था पाई, कितना होता था पाई, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाते थे हम, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाफ टाइम पीरियड की बात हो रही है। हाफ टाइम पीरियड मतलब क्या, यहां से यहां तक पूरा टाइम पीरियड है, और हाफ टाइम पीरियड कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक क्या है आपकी वैल्यू पाई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा t/2 है, जो मेरा t/2 है वो क्या है पाई, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं, अब मैं अपर लिमिट लगाता हूं t/2, तो मैं लिखूंगा cos, अब देखो ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये वाला माइनस होता है मैं बाहर ले लिया, cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी के बदले आऊंगा cos t/2, और t/2 मेरा क्या है पाई, तो मैंने लिख दिया cos पाई माइनस cos 0। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। cos पाई माइनस cos 0 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं I0। अब आप कहोगे 2π/t कैसे आ गया, देखो ध्यान से समझना बात को, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया इस डायग्राम की वजह से, पर कोई नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, 2π/t यहां तक तो समझ आ गया ना, I0/ω माइनस cos ओमेगा टी, 0 से t/2 लिमिट है, I0/ω। अब इन्होंने क्या किया है ना, ओमेगा की वैल्यू लगा दी है 2π/t। अब आपको याद है ना, फॉर्मूला पहले बता चुका हूं कि मेरा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t। तो क्या मैं इस ओमेगा की जगह 2π/t यूज कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं। तो इन्होंने यही किया, इस ओमेगा की जगह पे क्या लिख दिया I0, ओमेगा की जगह लिख दिया 2π/t, कोई दिक्कत, और इस तरीके से ब्रैकेट लग गया। तो आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि ओमेगा ये 2π/t कहां से आ गया, भाई I0/ω बाहर आया था, तो I0/ω की जगह लिख दिया 2π/t, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, तो ओमेगा लिख दिया 2π/t। अब वैल्यू लगाते हैं cos पाई यानी cos t/2 माइनस का cos 0। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, I0 पहले से लिखा हुआ है, ओमेगा बाहर आया था तो ओमेगा की जगह 2π/t लगा दिया, अंदर बचा था माइनस का cos ओमेगा टी। अब cos ओमेगा टी में लगानी थी मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो cos ओमेगा टी में जब अपर लिमिट लगाई यानी कि t/2, वो है मेरा पाई, तो मैंने लिख दिया cos पाई माइनस, फिर मैंने लगाई लोअर लिमिट यानी कि cos 0। क्लियर है। अब देखो cos पाई क्या होता है मेरा, यहाँ पे भी माइनस चलाएगा, तो अब देखो ध्यान समझना, इसको क्या सॉल्व करोगे, t पर कौन जाएगा भाई I0/2π/t। अगर ये है I0/2π/t, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको ऊपर ही तो पहुंचाओगे भाई, ये तो नॉर्मल मैथ्स है, ये तो नॉर्मल मैथ्स है ना। I0/2π/t, t I0 के पास पहुंच जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया I0t/2π, I0t/2π, अंदर आपको बचा cos पाई माइनस cos 0। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अपर लिमिट लग गई, लोअर लिमिट लग गई, ओमेगा बाहर लग गया, ओमेगा की वैल्यू 2π/t लग गई। जब इसको सॉल्व किया यानी सिंपलीफाई किया, तो टाइम पीरियड I0 के पास पहुंच गया, तो वैल्यू बनी माइनस का I0t/2π। क्या माइनस लगाना मैं भूल गया था, तो ये माइनस साथ में चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, cos पाई की वैल्यू माइनस का 1 और cos 0 की वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बचेगा, और ये माइनस चल ही रहा है। अब देखो माइनस I0t/2π, अंदर बचेगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, भैया माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी I0t/2 से 2 कैंसिल, I0t/π। बात क्लियर है, यानी जो आपका टोटल चार्ज निकल के आया वो निकल के आया I0t/π। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे cos पाई की वैल्यू पुट की है सिंपल, cos 0 -1 -1 -2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 ऐड हो गए, तो अंदर बचा I0t/π, यानी ये आपका आ गया टोटल चार्ज। तो भाई अभी तो बस इतना पता चला है कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से हाफ टाइम पीरियड यानी कि t/2 टाइम में कितना चार्ज गया, तो वो चार्ज गया I0t/π। नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखो कितना गया टोटल करंट, हमारा Q इक्वल टू मेरा निकल आया I0t/π, क्या है I0t/π, ओके I0t/π, ये मेरा निकल आया टोटल चार्ज जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से उस सर्किट के अंदर गया है। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल, जो एवरेज वैल्यू होगी करंट की हाफ साइकिल में कितनी होगी। अब आपको पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हमने क्या बोला था कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी उस डायरेक्ट करंट के बराबर होगी जो कि उतना ही चार्ज प्रोवाइड कर दे सर्किट को जितना इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने किया है जिस टाइम पीरियड में। तो जिस टाइम पीरियड में ऑल्टरनेटिंग करंट ने जितना चार्ज दिया, अगर डायरेक्ट करंट उतना ही चार्ज दे दे उसी टाइम पीरियड में, तो जो भी डायरेक्ट करंट की वैल्यू होगी उसी को हम कह देंगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सीधी सी बात है, वही निकालता हूं आई एवरेज, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज कितना देना है वो पता चल चुका, चार्ज देना है भैया Q, और टाइम पीरियड कितना है T/2, ठीक है। पुट कर दिया Q/T/2।
तो यहां से आई एवरेज आ गया 2Q अपॉन टी, क्योंकि देखो 2 नीचे है, ये ऊपर पहुंच गया Q के पास, तो 2Q अपॉन टी। अब Q की वैल्यू पुट कर दो, अब ये भी जो निकाला, तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, क्या है हमारा 2 अपॉन टी तो पहले से लिखा हुआ इनटू Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है आई नॉट टी अपॉन पाई, क्या है वैल्यू पुट कर दी। अब टी से टी कैंसिल हो गया, मेरा क्या बचा भैया आई एवरेज इक्वल टू आ गया 2 अपॉन पाई और यहां पे बचा आई नॉट, यानी जो मेरी एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है ओवर द हाफ पीरियड ऑफ साइकिल, या फिर कह लो हाफ टाइम पीरियड के अंदर, वो 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, तो आई एवरेज का एक्सप्रेशन आ गया 2 पाई अपॉन आई नॉट। क्लियर है, तो वही हमारा आया जब इसको कैलकुलेट किया कि आई एवरेज इक्वल टू 2 पाई अपॉन आई नॉट। जब इस 2 अपॉन पाई को भी सॉल्व कर लिया, कैलकुलेट किया, तो वैल्यू आई 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो या तो कह सकते हो कि जो एवरेज या मीन वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो 2 बाई पाई टाइम्स होती है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट के, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 0.637 टाइम्स होती है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के। चॉइस आपकी है, वही लिखा है। थस द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज 2 पाई और 0.63 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू, यानी उसकी ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू अगर आपको पता है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.637 का, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पता चल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये अपन की एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ कभी बोल देता एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बताओ। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो होती है वो भी मेरी ई एवरेज जो होता है वो मेरा 2 अपॉन पाई टाइम्स होता है ई नॉट के, या फिर और मैं बोल सकता हूं 0.637 टाइम्स होता है मेरा ई नॉट के। ठीक है, ई एवरेज जो मेरा होता है या तो कहूं 2 पाई टाइम्स होता है ई नॉट के, या 0.637 टाइम्स होता है ई नॉट के। क्या ई एवरेज, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो सिमिलर है, इसका मैं डेरिवेशन आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर इसका भी आपको डेरिवेशन करना हो ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि नहीं सर इसका भी डेरिवेशन करा दूं, क्योंकि वैसे सिमिलर है इसलिए मैं डेरिवेशन अभी नहीं करा रहा हूं। क्योंकि देखो हमें पता था ई इक्वल टू क्या था, ई इक्वल टू होता था ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है कि नहीं। और हमने देखा था भैया हमारा आई भी यही आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई सेम आए थे, दोनों नहीं आए थे। देखो ई इक्वल टू था ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहां से कैलकुलेट किया था हमने स्टार्टिंग में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब इसके आई एवरेज की जो वैल्यू है, अगर इसके आई एवरेज की जो वैल्यू है वो अगर आती है 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट, अगर इसकी, तो सब कुछ सेम है। देखो आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये भी है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, साइन ओमेगा, ये साइनसॉइडली चेंज होता है, वो भी साइनसॉइडली चेंज होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आई एवरेज मेरा 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट आया है मैक्सिमम करंट के, तो मेरा जो ईएमएफ आएगा एवरेज, ई एवरेज जो आएगा हाफ टाइम पीरियड के अंदर ही, वो कितना आएगा 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ ई नॉट आएगा। तो इसीलिए इसको हमने सिमिलर वे में बोल दिया, दिस सिमिलर रिलेशन कैन बी प्रूव फॉर द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए सिमिलर रिलेशन हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जो कि आएगा ई एवरेज। किसके बेसिस पे डिसाइड किया है, क्योंकि देखो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो इसकी एवरेज वैल्यू 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट आई है, तो उसकी भी वैल्यू ई एवरेज जो है वो 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ ई नॉट आएगा, या फिर 0.63 टाइम्स ऑफ ई नॉट आएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था ऑल्टरनेटिंग करंट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितने अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकता था मैंने बिल्कुल अच्छे समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।